नमस्कार। आज की क्लास में हम विधिवत रूप से बातचीत करेंगे स्वनिक परिवर्तन या ध्वनि परिवर्तन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ध्वनि परिवर्तन के मुख्य कारण क्या होते हैं, कैसे ध्वनि में परिवर्तन आता है, बदलाव क्यों आता है। आप सब जानते हैं कि स्वनिम विज्ञान के ऊपर विस्तार से बातचीत करते हुए हमने ये समझा है कि स्वनिम को ही ध्वनि भी कहा जाता है। तो स्वनिक परिवर्तन या ध्वनि परिवर्तन बात एक ही है, ठीक है। इसे ऐसे समझे कि जब हमने भाषा की प्रकृति पे बातचीत की थी तो भाषा की प्रकृति में एक महत्वपूर्ण बात आई थी कि भाषा परिवर्तनशील है, ठीक है। यानी कि प्रवाहशीलता या परिवर्तनशीलता भाषा का एक प्रमुख गुण है, और जो भाषाएं परिवर्तनशीलता अपने आप में समाहित नहीं कर पाती हैं वो भाषाएं बहुत लंबी यात्रा नहीं कर पाती हैं या बहुत जीवंत नहीं हो पाती हैं। उनमें वह प्रवाह नहीं होता है, वो सहजता नहीं होती है। कबीर को याद करिए, कबीर क्या कहते हैं कि संस्कृत है कूपजल भाखा बहता नीर, कि भाषा जो है एक बहते हुए पानी की तरह होना चाहिए। तो गतिशील चीज़ें, जो परिवर्तनशील चीज़ें जो होती हैं उनकी यात्रा लंबी होती है। अब जब चूंकि हम ये जानते हैं कि भाषा की एक प्रमुख प्रवृत्ति है परिवर्तनशीलता, तो जाहिर सी बात है भाषा यूं ही तो नहीं बन जाती है, ध्वनियों से बनती है, ध्वनियों से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य और वाक्य से अर्थ की प्रतीति होती है। तो भाषा की प्रकृति में ही ये बात समाहित है कि जब भाषा परिवर्तनशील है तो वह परिवर्तनशीलता कैसे दिखाई देगी। वह परिवर्तनशीलता दिखाई देती है ध्वनियों में परिवर्तन से, शब्दों में परिवर्तन से। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वे कौन से कारण हैं जिन कारणों से ध्वनि में या स्वनिक में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि भाषा काल सापेक्ष है, किसी भी भाषा में जो परिवर्तन आता है वो रातों रात नहीं आता है, उसमें वक्त लगता है। एक लंबी प्रक्रिया से होकर के भाषा गुजरती है, अपने आप को बनाती है, कुछ चीज़ों को समाहित करती है, कुछ चीज़ों को छोड़ती है और अपना एक स्वरूप धारण करती है, ठीक है। अब अभी की जो हिंदी हम बोल रहे हैं जिसमें अंग्रेजी का खूब प्रयोग हम करते हैं, तो वो ये रातों रात तो नहीं हुआ है, एक दिन में तो ये नहीं हुआ है। इसके बनने में, इसके परिवर्तन होने में एक लंबा वक्त लगा है, एक समय लगा है, ठीक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भाषा या ध्वनि परिवर्तन की जो गति है वो बहुत धीमी होती है, अचानक से नहीं होता, उसमें समय लगता है और धीरे धीरे कुछ कारणों की वजह से, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उन कारणों की वजह से भाषा की ध्वनियों में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। आप गौर से देखेंगे या समझेंगे तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता चला गया, भाषाओं का भी विकास होता चला गया, ठीक है। कुछ भाषाओं ने कुछ चीज़ों को छोड़ा, कुछ को आत्मसात किया, अपना एक नया स्वरूप धारण किया, उसमें बदलाव हुआ। आप जब खड़ी हिंदी बोली के विकास को पढ़ते हैं तो आप ये देखते होंगे कि कैसे संस्कृत से प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है ना, फिर कैसे क्रमशः भाषा का विकास हुआ और इसमें कितने साल लग गए, बहुत लंबा समय गुजर गया। उसी तरह आप देखेंगे कि जब वैदिक संस्कृत का समय हुआ करता था तो उसमें लृ का प्रयोग होता था, लृ, ल में र की मात्रा। अब उसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। या फिर आप देखें कि ड़ और ढ जैसी ध्वनियों का प्रयोग वैदिक संस्कृत में नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब उसका प्रयोग हिंदी में आसानी से किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अरबी फारसी की बहुत सी ध्वनियाँ जैसे ग, ख, फ, ठीक है, ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ धीरे धीरे हिंदी में भी समाहित होती चली गई। तो कहने का भाव यह है कि मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता है उसके साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन होता है, उसका विकास होता है। भाषा कुछ चीज़ों को आत्मसात करती है, कुछ प्रभावों को आत्मसात करती है, अपने कुछ प्रभावों को, कुछ चीज़ों को वह छोड़ती है। इस तरह से उसमें एक परिवर्तन वहाँ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर ध्वनि परिवर्तन से शब्द परिवर्तन और शब्द परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन की ओर हम फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। आई बात समझ में। स्वन का जो परिवर्तन होता है या जो ध्वनि का जो परिवर्तन होता है वो मुख्यतः उसको दो प्रकारों में देखा जाता है, ठीक है। और उसकी भी कुछ
अवयव हैं, उसके भी कुछ तत्व हैं, उन प्रकारों में भी कई सारे आयाम हैं, कई सारी सीढ़ियां हैं, कई सारे उसके रूप हैं, उसे हम देखते हैं। ठीक है, स्वन परिवर्तन के या ध्वनि परिवर्तन के मुख्यतः दो कारण माने गए हैं। ठीक है, पहला कारण है बाह्य कारण और दूसरा कारण है आभ्यंतर या आंतरिक कारण। ठीक है, बाह्य कारण में मुख्यतः चार बातें हमारे सामने आती है या चार तत्व होते हैं उसके। ठीक है, बाह्य कारण के जो चार तत्व हैं वह है व्यक्तिगत कारण पहला, दूसरा है सामाजिक कारण, तीसरा है भौगोलिक कारण। ठीक है, और चौथा है अन्य भाषाओं का प्रभाव। ये चार आयाम माने गए हैं बाह्य कारण के। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामाजिक, ठीक है, तीसरा है भौगोलिक और चौथा है अन्य भाषाओं का प्रभाव। ठीक है, आभ्यंतरिक कारण जो होते हैं, उस आभ्यंतरिक कारण का संबंध जो होता है वह श्रोता और वक्ता से संबंधित होता है। उसमें भी 4-5 महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उसके भी 4-5 महत्वपूर्ण आयाम हैं जिसकी व्याख्या हम आगे जब आभ्यंतरिक कारणों की बात करेंगे तो उसकी चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। पहले हम लेते हैं कौन कौन से बाह्य कारण हैं, किन बाह्य कारणों के आधार पर स्वनिक या ध्वनि परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसे हम कुछ ठोस उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला आता है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारणों से भी ध्वनि में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक, आप देखेंगे कि व्यक्तिगत कारण में एक बात जो बहुत स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति की वागेंद्री अलग है। हम सब लोगों की आवाज़ का टेक्सचर, आवाज़ की बनावट एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, हालांकि उच्चारण स्थल एक हैं लेकिन फिर भी सबकी आवाज़ में क्या होती है, भिन्नता देखने को मिलती है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें अधिक तनाव देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि उनका आकार छोटा होता है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति के जो वाग्यंत्र होते हैं वो अन्य व्यक्तियों से भिन्न होते हैं, अन्य व्यक्तियों से अलग होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे बिहार का कोई व्यक्ति, ठीक है, वो स्कूल को स्कूल बोलता है, ई ध्वनि आ जाती है ना, देखते हैं आप, स्कूल को स्कूल बोलेगा। ठीक है, वो स्वभावतः उसकी ध्वनि में वो चीज़ें आ जाती हैं। या फिर आप देखेंगे कि बिहार का व्यक्ति जितना मज़ेदार ढंग से भोजपुरी बोलेगा, ठीक है, दूसरी भाषा के लोग उतनी मज़ेदार या उतनी लच्छेदार या उस टोन में वो भोजपुरी नहीं बोल पाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? उसी प्रकार कोई पंजाब का व्यक्ति है, वो जितनी मस्त पंजाबी, जितनी ज़बरदस्त पंजाबी बोलेगा उतनी अच्छी पंजाबी हिमाचल या बिहार के लोग नहीं बोल पाते हैं। तो कुछ व्यक्तिगत कारणों में कुछ भूमिका परिवेश की भी होती है, उस माहौल की भी, परिवेश की भी भूमिका वहाँ पे होती है। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे कि बिहार में स्टेशन को स्टेशन बोला जाता है। ठीक है, ई ध्वनि का बहुत प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, या और भी आप देखते होंगे कि फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि फिर एक जब हिंदी भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, तो एक बिहारीपन या वो एक अंदाज, वो खूबसूरती वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, उसी प्रकार आप देखें कि अगर कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति रोटी बोलेगा, पानी बोलेगा, जल बोलेगा, सही उच्चारण करेगा। लेकिन एक बच्चा जब बोलेगा तो वो रोटी नहीं बोलेगा, वो तुतला के ओती बोलेगा, बोलता है। ठीक है ना, या फिर पानी को क्या बोलता है वो, हाँ, पानी सीधे सीधे वो पानी नहीं बोलता है। ठीक है, दूध को भी वो सीधे सीधे दूध नहीं बोलता है, बच्चे दूधू बोलते हैं। सुना है कि नहीं आपने, वो दूधू बोलते हैं। तो कैसे वो व्यक्तिगत भिन्नता नजर आ रही है। शब्द एक ही है लेकिन कोई स्टेशन को स्टेशन भी बोल दे रहा है, वो व्यक्तिगत कारण है। हालांकि उसके ऊपर उसके परिवेश का भी प्रभाव नजर आता है। अब बच्चा है तो बच्चा दूध को दूधू बोल रहा है, ठीक है ना, वो उस तरह से उसका उच्चारण कर रहा है। या कुछ लोग तुतला के बोलते हैं, तो तुतला के बोलने में भी ध्वनि का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक कारण जो है वह यह है कि व्यक्तिगत कारण, स्वनों में परिवर्तन व्यक्तिगत कारणों से भी देखने को मिलता है। आगे बात समझ में, आप देखिएगा कि कई बार बहुत प्यार से आप बच्चों के साथ खुद तुतला के बोलने लगते हैं, आप उनकी भाषा में बोलने लगते हैं ना, हालांकि आप जानते हैं कि कैसे बोलना है, लेकिन आप उनकी भाषा में बोलने लगते हैं और साल दर साल चलते चलते ये ध्वनियाँ स्वीकृत हो जाती हैं।
इसलिए आप बच्चों से जब पूछते हैं कि दूध पियोगे, तो आप दूध नहीं पूछते हैं, बोलते दूध पियोगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। वो जिस भाषा में बोलता है उस भाषा, या भाषा बोल रहा हूँ, वो जिस ध्वनि में बोलता है उस ध्वनि को हम क्या करते हैं, स्वीकृत कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया जब बहुत लंबे समय तक चलती है, तो आज देखिए पानी के लिए एक की जगह पे बच्चे मम बोलते हैं, मम बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो मम बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, बोलते हैं आपके यहाँ कि मम पिएगा, ठीक है। तो अब वो मम जो है वो ध्वनि स्वीकृत हो गई है। आगे बात समझ में कि नहीं, कि हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में पानी के लिए बच्चों से बोलते हैं मम पिएगा, दूध पिएगा बच्चा, ठीक है। तो वो ध्वनि दूध के लिए दुद्धू ध्वनि जो है वो स्वीकृत हो गई, पानी के लिए मम ध्वनि जो है वो स्वीकृत हो गई। तो व्यक्तिगत कारणों से और परिवेश का प्रभाव हो जाने से ध्वनि में परिवर्तन देखने को मिलता है। एक पहला कारण है, आगे बात समझ में। दूसरा कारण है सामाजिक कारण, ठीक है। सामाजिक कारण से भी स्वनिक या ध्वनि परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। आप सब ये समझते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वह व्यक्ति की भाषा को बहुत अत्यधिक ढंग से प्रभावित करता है। कैसे, कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में किस तरह से ध्वनि का उच्चारण किया जा रहा है, कैसी भाषा बोली जा रही है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए आप देखिएगा कि वे बच्चे या वे लोग जो बहुत ही शिक्षित समाज में रहते हैं, एडवांस समाज में रहते हैं बहुत, तो उनकी भाषा अच्छी होती है, उनकी भाषा परिनिष्ठित होती है। अगर किसी परिवार में बोलने वाले सब लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं तो बच्चा भी धीरे धीरे उसके ऊपर उस बात की संभावना है या उसके ऊपर उसका असर होता है कि वह भी बहुत अच्छी हिंदी बोलने लग जाए, ठीक है। जाहिर सी बात है, मनुष्य जिस समाज में रहता है वह समाज उसको प्रभावित करता है, और समाज में विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या है, भाषा है, ठीक है। तो सामाजिक भाषा यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में जो बोली जाने वाली भाषा है या जो ध्वनियां हैं उसका भी प्रभाव ध्वनि परिवर्तन में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप देखें कि शिक्षित समाज के जो लोग हैं उनकी भाषा प्रायः शुद्ध होगी, लेकिन जो अशिक्षित समाज है जहाँ शिक्षा का स्तर कम है उनकी भाषा शिक्षित लोगों की तुलना में उतनी अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक प्रभाव उनकी ध्वनियों पे काम कर रहा है, सामाजिक प्रभाव उनकी भाषा पर भी काम कर रहा है। अब एक छोटा सा उदाहरण आप लें तो अंग्रेज 200 सालों तक भारत में रहे, 200 वर्षों तक उन्होंने हिंदुस्तान पे शासन किया, और उनकी भाषा क्या थी, अंग्रेजी थी ना। तो आप देखें कि आज तक भी उसका कितना गहरा प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि वो कामकाज की भाषा थी, बोलने की भाषा थी, उसी भाषा में कार्य व्यवहार किया जाता था, ठीक है। तो आज भी देखिए कि भारतीय समाज जो है वह खुलकर अंग्रेजी का प्रयोग करता है, या अब तो हम हिंदी बोलते हुए भी अधिकांश शब्द जो बहुत प्रचलित हो गए हैं अंग्रेजी के, उसका ठीक या ठीक ढंग से इस्तेमाल हिंदी में भी करने लगे हैं, ठीक है। डॉक्टर नरेश मिश्रा ने ये सामाजिक कारण के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि सामाजिक उन्नति तथा अवनति का भाषा विशेष पर प्रभाव पड़ता है। समाज जितना उन्नत होगा उसका प्रभाव होगा भाषा पर, और समाज अगर नीचे है उसकी उन्नति उतनी नहीं है उसका भी प्रभाव होगा। सामाजिक उन्नति होने पर भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग होता है, और अवनति होने पर उसके परिवर्तित रूप का ही उच्चारित होना स्वाभाविक है। इस प्रकार सामाजिक स्थिति के कारण शब्दों में ध्वनि की प्रक्रिया चलती रहती है। जिस तरह से समाज का प्रभाव होगा उस हिसाब से शब्द लिए जा सकते हैं और ध्वनि में परिवर्तन वहाँ देखा जा सकता है। जब मैं शब्द कह रहा हूँ तो जाहिर सी बात है शब्द कैसे बनते हैं, ध्वनियों से ही बनते हैं, ठीक है ना। आपको रूपिम और स्वनिम पढ़ा है ना, एक निरर्थक इकाइयाँ होती हैं, लेकिन वो निरर्थक इकाइयाँ मिलकर ही सार्थक इकाइयों का निर्माण करती हैं, और वही सार्थक इकाइयाँ क्या हैं, शब्द बनते हैं, ठीक है। तो दूसरा कारण था सामाजिक कारण, जिस वजह से ध्वनि में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा कारण है अन्य भाषाओं का प्रभाव, ठीक है। जाहिर सी बात है क्षेत्र विशेष में एक भौगोलिक परिस्थिति में एक से अधिक भाषाएं भी बोली जाती हैं, ठीक है। तो अन्य भाषाओं का भी प्रभाव समाज के लोगों पर या दूसरी भाषाओं पर पड़ता है। भाषाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। भोजपुरी बिहार की बहुत प्रसिद्ध भाषा है, उसके टोन अलग है, उसकी संरचना अलग है, उसके बोलने का तौर तरीका अलग है। तो बिहार के ज़्यादातर लोग जब हिंदी बोलते हैं तो उसमें वह क्षेत्रीयता, वह प्रभाव देखने को
मिलता है, या पहाड़ में भी देखने को मिलता है। जो लोग पहाड़ी बोलते हैं तो पहाड़ी बोलते हैं, तो जब वो हिंदी बोलते हैं तो हिंदी के बहुत सारे शब्दों में वो पहाड़ी टोन, वो स्वरूप, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो एक भाषा का प्रभाव दूसरी भाषा पर भी पड़ता है। अब उदाहरण के तौर पे आप देखें, बहुत पुराने समय में चले जाएं तो तुर्क आए भारत में, मंगोल आए, फारसी आए, ठीक है, वो सारे लोग आए, उन्होंने भारत में व्यापार किया, शासन किया, अलग अलग ढंग से इस देश की संस्कृति समाज को प्रभावित किया, यहाँ रहे। तो उनके आने के कारण ही, ठीक है ना, अरबी, फारसी तथा हिंदी मिलकर एक नई भाषा बन गई। वह भाषा क्या रही? उर्दू, है कि नहीं है? तो कैसे भाषाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। फिर आगे चलकर अरबी फारसी के जो स्वन थे, उसकी जो ध्वनियाँ थी, वो हिंदी में स्वीकृत हो गई, हिंदी में उसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अंग्रेजी यहाँ 200 सालों तक रहे, जिसका जिक्र मैं आपको कर रहा था। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा के स्वनों को भी हिंदी में स्वीकार कर लिया जाए, जैसे कि आ, डॉक्टर, कॉलेज, ठीक है ना, जो आ की जो ध्वनि है, जैसे लॉन, डॉक्टर, ठीक है, कॉलेज, आ रूपी ये जो ध्वनियाँ हैं, ये सारी की ये अंग्रेजी की ध्वनियाँ हैं। इन अंग्रेजी ध्वनियों को क्या कर लिया गया? हिंदी में भी स्वीकार कर लिया गया। तो जो अन्य भाषाओं का प्रभाव है वह भी ध्वनियों को प्रभावित करता है, उनके उच्चारण को, बोलने के तरीके को, शब्दों को। तो तीसरा कारण जो बाह्य कारण में प्रमुख कारण है वह है अन्य भाषाओं का प्रभाव। ठीक है, इसका जो चौथा कारण है बाह्य कारण में, वह है भौगोलिक कारण। ठीक है, भौगोलिक कारण से भी ध्वनि या स्वनिक प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है, और भौगोलिक परिस्थितियां स्वनों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति तथा वहाँ की जलवायु अलग होती है। कहीं बहुत ठंड है, कहीं बहुत गर्मी है। अब आप देखें कि उत्तरी ध्रुव के करीब जो देश हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, बहुत सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो चूंकि सर्दी पड़ती है तो बोलने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च ना करना पड़े, कम ऊर्जा का खर्च करना पड़े, इसलिए वो इस तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं जिसमें मुख विवर यानी कि मुंह को ज़्यादा काम ना करना पड़े, ज़्यादा मुख नहीं खोलना पड़े, ज़्यादा विस्तार नहीं देना पड़े। ठीक है, तो यूरोप में आप देखेंगे, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ट, ठ, ड, ढ इस तरह की ध्वनियाँ बहुत मिलती हैं, इस तरह की ध्वनियों के शब्द बहुत मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ इस तरह के स्वनों का प्रचलन अधिक है, क्योंकि सर्दी है, भौगोलिक परिस्थिति ऐसी कि कम थोड़ा बोल के और काम ज़्यादा चला लेना है। ठीक है, परंतु वे लोग त, थ, द, ध जिनमें मुख विवर ज़्यादा खोलना पड़े, उस तरह के शब्दों का उच्चारण या ध्वनियों का उच्चारण बहुत कम या ना के बराबर कर पाते हैं, क्योंकि इनका मुख पर्याप्त मात्रा में खुल भी नहीं पाता है। तो एक तो भौगोलिक परिस्थिति। ठीक है, आप देखिएगा कि आप खुद ही बताइए, एक उदाहरण देता हूँ कि बहुत सर्दी में आप रजाई और कंबल में सोए होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि खाना खाओगे और आपका मन नहीं है खाने का, तो आप पूरा वाक्य कभी नहीं बोलते हैं कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, बोलते हैं आप संकेतों में ना या कुछ इस तरह से करके और काम चला लेते हैं ना। क्यों चला लेते हैं? क्योंकि ठंड लग रही है आपको और आप सोना चाहते हैं, आप आराम करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति जहां होगी, समझिए जहां ठंड है, तो जाहिर सी बात है कि ध्वनि संकेत ऐसे होंगे जिससे काम चल जाए, तो उसका भी एक असर वहां देखने को मिलता है। और दूसरा एक और कारण है कि जहां की भौगोलिक परिस्थितियां सुगम हैं, जहां यातायात पहुंच सकता है, वहां स्वनों में परिवर्तन ज़्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के चांसेस हैं। ग्लोबलाइजेशन से मेरा मतलब ये है कि अन्य भाषा बोलने वाले लोग वहां पहुंचते हैं, उनके साथ आपका संवाद होता है, आप जुड़ते हैं, आप चीज़ों को जानते हैं। लेकिन जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ पे पहुँचा ही नहीं जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है, तो उनकी जो भाषा है वही भाषा रहेगी, उसमें फिर दूसरी भाषाओं का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। ठीक है, तो उसमें परिवर्तन की संभावना कम दिखाई देती है। इसी बात को चिन्हित करते हुए डॉक्टर नरेश मिश्र ने कहा कि भौगोलिक स्थिति के कारण कुछ स्थान सुगम होते हैं और कुछ दुर्गम। ठीक है, आवागमन की सुविधाओं से वंचित दुर्गम भूभागों के निवासियों की भाषा में विदेशी भाषाओं के संपर्क के अभाव के कारण ध्वनिगत परिवर्तन आने के कम ही अवसर होते हैं। जाहिर सी बात है कि वहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा, वार्तालाप ही नहीं हो पाएगा, भाषा का एक दूसरे से प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो वहाँ ध्वनिगत परिवर्तन की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं।
फिर आगे उन्होंने कहा, इसके विपरीत आवागमन के साधनों से संपन्न देशों की भाषाओं में विदेशी भाषाओं के सुलभ संपर्क के कारण स्वनिक परिवर्तन होने की कहीं अधिक संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, अब हमारी जो भाषा बदल रही है इसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव ग्लोबल इम्पैक्ट भी है, ग्लोबलाइजेशन का भी है। ठीक है, कि अन्य तरह के लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, एक दूसरे की भाषा को समझ रहे हैं, उस प्रभाव को जान रहे हैं, उस प्रभाव को आत्मसात कर रहे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है भौगोलिक परिस्थिति। ठीक है, ये 4 प्रमुख कारण होते हैं, जिन 4 प्रमुख कारणों से ध्वनि परिवर्तन को रेखांकित किया जा सकता है। पहला व्यक्तिगत कारण, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा अन्य भाषाओं का प्रभाव और चौथा भौगोलिक कारण। ये बाह्य कारण हुए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा, जो कि हमने कहा आंतरिक या आभ्यंतर कारण। ठीक है, आभ्यंतर कारण का संबंध श्रोता और वक्ता से संबंधित है, कि श्रोता किसी ध्वनि का उच्चारण कैसे करता है, वक्ता उस ध्वनि को कैसे सुनता है, कैसे समझता है। ये आभ्यंतर का संबंध श्रोता और वक्ता के संबंध से है। ठीक है, इसमें इसके जो कुछ 4-5 महत्वपूर्ण अवयव हैं, या इसको समझने के लिए जो 4-5 महत्वपूर्ण बातें हैं, उसमें पहली बात है प्रयत्न लाघव। ठीक है, प्रयत्न लाघव को कहते हैं मुख सुख। मुख सुख से मतलब ये है कि कम बोल के चला लेना काम। ठीक है, या बोलने के लिए कठिन से कठिन ध्वनियों का भी अपने ढंग से सरलीकरण कर लेना, ये मुख सुख कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हिंदी में जितने भी तद्भव शब्द बने उसका एक कारण मुख सुख भी था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हस्त, तो हस्त कहना या सर्प कहना हस्त कहने की तुलना में सांप कह लेना, हाथ कह लेना ज़्यादा आसान लगता है। कर्म कहने की तुलना में काम कह लेना ज़्यादा आसान लगता है। तो मुख सुख के कारण या प्रयत्न लाघव का मतलब होता है कि कम प्रयत्न करके ज़्यादा संवाद कर लेना या ज़्यादा बातचीत कर लेना। तो जाहिर सी बात है कि कम प्रयत्न करेंगे तो ध्वनियाँ कम निकालना चाहेंगे आप, या आसान ध्वनियाँ निकालना चाहेंगे, और आसान ध्वनियों के सहारे आप बातचीत करना चाहेंगे। ठीक है, मनुष्य का भी यह स्वभाव होता है कि प्रायः ज़्यादातर मनुष्य आलसी होते हैं, तो कम उच्चारण करके वो ज़्यादा काम चला लेना चाहते हैं, ज़्यादा संवाद कर लेना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए देखा जाता है कि कभी कभी बहुत सारे लोग जो होते हैं वह कम उच्चारण करके ही अपने भावों और विचारों को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि और जो स्वन उनको कठिन लगते हैं, ठीक है ना, उसके बदले में वो आसान स्वनों का भी प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, सिर्फ हिंदी की बात नहीं है। अंग्रेजी का एक शब्द है निमोनिया, तो लिखते क्या हैं आप, PNEUMONIA, लेकिन पी कहाँ गया, साइलेंट है। नॉलेज उच्चारण करते हैं ना, के साइलेंट है। नाइफ, के साइलेंट है। तो ऐसी बहुत सी ये दुनिया भर की भाषाओं में ये देखने को मिलता है कि मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है ना, कुछ ध्वनियों का क्या कर देता है, लोप कर देता है, और इस वजह से भी ध्वनि परिवर्तन देखने को मिलता है। आई बात समझ में, स्पष्ट है बात। तो आंतरिक कारण में पहला कारण है प्रयत्न लाघव, ठीक है, या मुख सुख। ठीक है, दूसरा है भावावेश। भावावेश ध्वनि परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, भावावेश में आकर मनुष्य बहुत बार अशुद्ध उच्चारण करता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बिहार में मान लीजिए एक शब्द है माधव, किसी का नाम है माधव, तो माधव को वो माधो बुलाएंगे, वो माधो बुलाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो प्यार से माधव को माधो बुलाएंगे। ठीक है ना, और भी बहुत ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो भावावेश में क्रोध भी आता है, प्रेम भी आता है, और भी सारी बातें आती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ध्वनियों में परिवर्तन देखने को मिलता है, या उच्चारण जो होता है वो क्रोध में तेज हो जाता है, प्रेम में थोड़ा स्नेहिल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि स्नेह में दादा को दद्दू बोलते हैं ना, दद्दू, दादा को दद्दू बोलते हैं, बेटे को बचुआ बोलते हैं, मेरा बचुआ। ठीक है ना, और भी बहुत सारा बेटू, और भी क्या क्या, मतलब आप देखेंगे कि स्नेह में आप उसी ध्वनि को कई तरह से बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्रोध वगैरह में, क्रोध की स्थिति में, भावावेश की स्थिति में भी आप ध्वनियों में परिवर्तन कर देते हैं या कर दिया जाता है। तो भावावेश
एक दूसरा इसका कारण माना जाता है, जिस वजह से ध्वनि परिवर्तन हो सकता है या उसके होने की संभावना रहती है। ठीक है। तीसरा प्रमुख कारण है अशिक्षा। स्वनिक परिवर्तन या ध्वनि परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है अशिक्षा। ठीक है। आप देखते होंगे कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिनको ज़्यादा शिक्षित नहीं है, ठीक है ना, वो शिक्षा की कमी की वजह से, जानकारी की वजह से शब्दों या ध्वनियों का गलत उच्चारण करते हैं। ठीक है। अपनी सरलता के लिए, चूंकि वो सरल ढंग से उच्चारण करना चाहते हैं, तो वो शब्दों का जो तत्सम रूप है या जो मानक रूप है, उस मानक रूप को क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। ठीक है। ह्रस्व के स्थान पे दीर्घ ध्वनि का प्रयोग करेंगे, दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। जैसे टाइम को टेम बोलते हैं ना। ठीक है। कई लोग हेलो को हीलो बोलते हैं ना। या फिर आप देखिएगा कि गार्ड को गार्ड बोलते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल होता है जिसके बारे में उनकी भाषा की शुद्धता के बारे में पता नहीं होता है। शिक्षा को शिक्षा बोल देंगे। ठीक है ना, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि शिक्षा की कमी के कारण या जानकारी के अभाव के कारण वो मानक शब्द या मानक ध्वनि का उच्चारण न करके गलत उच्चारण करते हैं। इस वजह से भी स्वन या ध्वनि में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। चौथा और एक और बड़ा तीसरा जो आभ्यंतर कारण है, उसमें तीसरा एक बड़ा कारण है रचनाकार की स्वतंत्रता। रचनाकार जब रचनाएं करता है तो कुछ स्वतंत्रताएं अपने लिए ले लेता है, कुछ छूट अपने लिए ले लेता है, और उन स्वतंत्रताओं और छूट की वजह से कई बार वह भाव का प्रभाव गहराई से व्यक्त करने के लिए ध्वनियों और शब्दों के साथ साथ कुछ छेड़खानी करता है। छेड़खानी से मेरा मतलब कि जानबूझकर नहीं, वो लय देने के लिए, प्रभाव देने के लिए ध्वनियों के साथ एक उसकी सही जो व्यवस्था होती है उसके साथ एक परिवर्तन जैसा वो करना चाहता है। जैसे कि कबीर के जब दोहे आप पढ़ेंगे तो बार बार कबीरा शब्द का प्रयोग मिलेगा, कबीरा खड़ा बाजार में। तो शब्द तो है कबीर, ध्वनि तो र है, अंत में अ है, लेकिन आपको बार बार आ मिलेगा, कबीरा आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही मीरा के पदों को आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो सही शब्द क्या है, गिरिधर। कृष्ण के लिए जो शब्द आता है गिरिधर, क्योंकि गिरी को उन्होंने हाथ पे उठाया था, लेकिन वो बार बार क्या कहती है, गिरधर। गिरिधर की जगह गिरधर कहती है। ठीक है। स्वतंत्रता ले रही है ताकि स्वर मिल सके, लय मिल सके, ताल मिल सके। ठीक है। वैसे ही कई सारे गीतों में आप सुनते हैं या कई जगहों पे आप नदी के लिए नदियाँ सुनते हैं, बादल के लिए बदरा आप सुनते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि रचनाकार अपनी स्वतंत्रता के लिए या लय स्थापित करने के लिए मानक शब्दों के स्थान पे अशुद्ध शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं और उससे भी ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। आई बात समझ में? ध्वनि या शब्द में परिवर्तन आ जाता है। अब कबीरा इतना स्वीकृत शब्द है कि नहीं है? गिरिधर की जगह गिरधर इतना स्वीकृत शब्द है। नदिया, बदरा, ये बहुत से शब्द आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो रचनाकार की स्वतंत्रता या स्वतंत्रता लेने की जो छूट वो भाषा के साथ रचनाकार स्थापित करता है, वह भी ध्वनि या स्वनिम परिवर्तन का एक कारण माना जाता है। ठीक है। चौथा है बोलने की तीव्रता। तेज बोलने के चक्कर में या जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में भी हम स्वनों में परिवर्तन कर देते हैं, उसकी ध्वनियों में परिवर्तन कर देते हैं और उससे सुरों में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे एक शब्द है हिंदी में अभी, है ना, अभी। अभी का मतलब क्या होता है, अब से ही। ठीक है। तो सही पद क्या है, अब से ही। लेकिन अब से ही बोलने की जगह हम क्या बोलते हैं, अभी, और वो स्वीकृत है, परिवर्तन आ चुका है, उसको स्वीकार किया जा चुका है। तब से ही, तभी। ठीक है ना। कब से ही, कभी। ठीक है। तो तीव्रता से बात बोलनी है और बात अपनी रखनी है, तो यहां पे भी परिवर्तन हम कर देते हैं। जैसे कि चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय के लिए चैटर्जी, बंदोपाध्याय के लिए बैनर्जी। देखते हैं ना कि इस प्रकार आप देखें कि शीघ्र उच्चारण के कारण शब्दों का मूल भी बदल जाता है। जैसे चट्टोपाध्याय के लिए अब चैटर्जी आता है, बंदोपाध्याय के लिए बैनर्जी आता है ना। तो आप देखें कि यह सब शीघ्र बोलने के कारण होता है। शीघ्र बोलने के कारण हम शब्दों का मूल रूप भाषा में परिवर्तित होते हुए देख पाते हैं। तो स्वनिक परिवर्तन के बाह्य कारणों में
तेजी से बोलने की कोशिश या तीव्रता एक प्रमुख कारण है। और इसका अंतिम जो कारण है आभ्यंतर में, वह है अनुकरण की अपूर्णता। अनुकरण की अपूर्णता से मतलब है, आप सब जानते हैं कि भाषा की एक मूलभूत प्रकृति होती है कि वो अनुकरण से सीखी जाती है। इसलिए हम जिस समाज में रहते हैं, जिस भाषा और बोली के आसपास हम रहते हैं, वैसी भाषा हम खुद सीख जाते हैं बोलना, ठीक है। लेकिन जब अनुकरण अधूरा होता है, अनुकरण ठीक से नहीं होता है, तो हम गलत ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये अनुकरण की गलती क्यों होती है? अज्ञानता के कारण, जल्दबाजी के कारण, ठीक है, लापरवाही के कारण ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि एक शब्द है मतलब, मतलब शब्द है हिंदी में, उसका बहुत बार उच्चारण लोग मतबल करते हैं, ठीक है, ल की जगह ब बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह डॉक्टर, डॉक्टर की जगह डॉक्टर बोलते हैं, ध्वनि एक आ की जो ध्वनि है उसको समाप्त कर देते हैं। बंदूक को दम्बूक बोलते हैं। कई ऐसी ध्वनियाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये अनुकरण की अपूर्णता के कारण होता है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, जापानीज सीख रहे हैं, तो अगर उस ध्वनि का ठीक से आप अनुकरण नहीं कर पाएंगे तो आप उल्टा सीधा उच्चारण करेंगे, और उल्टा सीधा उच्चारण करेंगे तो हास्य के भी पात्र बनेंगे। तो एक बड़ा कारण जो होता है आभ्यंतरिक कारणों में, जिसका संबंध वक्ता श्रोता से है, वह है अनुकरण की अपूर्णता। यदि हम अनुकरण ठीक से ना कर पाएँ, ठीक से न सुन पाएँ ध्वनि को, शब्द को, तो हम उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कुल दो आधार थे, बाह्य कारण और आभ्यंतर कारण, इन बाह्य कारणों में हमने 4 महत्वपूर्ण आयामों को देखा। कौन कौन? व्यक्तिगत कारण, सामाजिक कारण, ठीक है ना, भौगोलिक कारण और अन्य भाषाओं का प्रभाव। और आभ्यंतर में हमने क्या देखा? मुख लाघव, ठीक है, मुख सुख यानी कि प्रयत्न लाघव। दूसरा क्या था? भावावेश। तीसरा अशिक्षा। चौथा रचनाकार की स्वतंत्रता। और 5वां अनुकरण। इसमें कुछ और बातें भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 प्रमुख कारण होते हैं आभ्यंतर के, जिससे ध्वनि परिवर्तन या शब्द परिवर्तन या अर्थ में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में बहुत स्पष्टता के साथ ध्वनि परिवर्तन के कारणों को समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप सबने ठीक से इस विषय को समझ लिया होगा, और अब आप इसे अपनी भाषा, अपने शब्द में इसका नोट्स तैयार कर लेंगे और आपका आंसर भी तैयार हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग? स्पष्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? समझ में आ गया? ठीक।